कहा है कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी अब गरीब और अति पिछड़ों की पार्टी बन गई है। इसके बाद भी बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती अगर उसे सभी वर्गों से व्यापक समर्थन नहीं मिलता। 325 की कामयाबी में सब शामिल होंगे ही। बीजेपी ने अपने लिए जीत हासिल की है, लेकिन हारने वालों को राजनीति को समझने की चुनौती पेश की है। हार जीत होती रहती है, लेकिन यह वो जीत है जिसके सामने हारने वाला बिफर गया। अखिलेश यादव और मायावती की बातों से लगा कि वो हार देख तो पा रहे हैं, मगर हार का कारण समझ नहीं पा रहे। कभी अपने विकास से उनका यकीन उठ रहा है तो कभी ईवीएम मशीन से। 1980 के बाद से किसी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला। 27 साल का पूरा राजनीतिक अनुभव और विश्लेषण बीजेपी की इस जीत से बदल जाता है। यह जीत इतनी बड़ी है कि उत्तराखंड में ही बीजेपी की अपनी बड़ी जीत पर भारी पड़ती है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है, मगर वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उमा भारती ने सुबह बात करते हुए एनडीटीवी से कहा कि प्रधानमंत्री एक नई आर्थिक संस्कृति विकसित कर रहे हैं, जहां अमीर और गरीब का झगड़ा नहीं है, मगर गरीब का चेहरा सबसे आगे है। वो एक ऐसी जनता तैयार कर रहे हैं जो सरकार पर आश्रित ना हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों की जीत है। पहले 2 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी 125 में से 90 सीटें जीतेगी, लेकिन लोगों ने कहा कि यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मगर 125 में से 115 सीटों पर पहले 2 चरण में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ये वो दौर है जब जाट मतदाताओं के कारण बीजेपी को चुनौती मिलती हुई दिख रही थी। एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के गरीबों ने जो श्रद्धा रखी है, देश के गरीबों में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आज पूरे देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी को आशा के साथ देख रहा है। 2.5 साल में ही इस देश के गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास हुआ है, जो गरीब कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर में शौचालय आएगा, मेरे घर में बैंक अकाउंट आएगा, मेरे घर में बिजली आएगी, मेरे घर में धुआं निकलकर गैस का चूल्हा आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा। हर बड़े नेता की जबान पर गरीब शब्द है। इस व्यापक और अभूतपूर्व जीत के क्षण में भी बार बार गरीब है। बीएसपी 19 सीटों पर पहुंच गई है। 1989 में जब पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था तो 13 सीटें पाई थी। जिस बीएसपी को राम जन्मभूमि के दौर में बीजेपी को हराने का गौरव प्राप्त हुआ, तब बीएसपी कहती थी मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 27 साल बाद बीजेपी ने मुलायम और काशीराम की बनाई पार्टी को हवा में उड़ा दिया है। राजनीति का न्याय भी प्रकृति के न्याय की तरह होता होगा। शायद बसपा के 5 साल उसके पास थे सोचने के लिए, वक्त मिला जो उसे वो सोच नहीं पाई। अमित शाह को यूपी को समझने के लिए बहुत कम वक्त मिला। 2013 से 17 4 साल में वो 2 बार जीत गए। हर जाति वर्ग में बीजेपी को भयंकर समर्थन मिला है। अनुसूचित जाति बहुल विधानसभाओं में 84% सीटें बीजेपी को मिली हैं। ओबीसी बहुल विधानसभाओं में 78% बीजेपी सीटें जीती है। जाट बहुल 90% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यादव बहुल 65% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। शहरी क्षेत्रों की 82% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कहा जाता है कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की 80% सीटों पर बीजेपी जीत गई है। एक तरह से देखें तो 2017 का मोदी वेव 14 के मोदी वेव से भी बड़ा हो गया है। 2014 में बीजेपी को 337 सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन सपा कांग्रेस को गठबंधन को मिलाया तो 310 सीटें थी। नतीजा क्या आया? बीजेपी को 324 सीटें मिली। 2014 की तुलना में इस बार 14 नए सीट अतिरिक्त सीट मिल गई है। नए पैमाने से अगर यूपी को नहीं देखा गया तो इन महाजनादेश के साथ नाइंसाफी होगी। अनुसूचित जाति के मतदाताओं में से 41% ने बीजेपी को पसंद किया। बीएसपी को सिर्फ 25% अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने पसंद किया है। जाट मतदाताओं में से 45% ने बीजेपी को पसंद किया है, 21% ने बसपा को और 22% भाजपा को। यादव मतदाताओं में से 38% बीजेपी को पसंद किया उन्होंने, 32% सपा कांग्रेस को और 22% यादवों ने बीएसपी को भी दिया है। जनरल मतदाताओं में से 44% बीजेपी को, 24% सपा को और 21% बीएसपी को। यह आंकड़ा बता रहा है कि यूपी की राजनीति में जाति की कोई एक घेराबंदी गोलबंदी नहीं है, ना कास्ट है, ना कोर कास्ट है, ना मिसलेनियस कास्ट है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हैं, शिवम विज हैं और प्रशांत झा हैं। शिवम विज हफिंगटन पोस्ट से जुड़े हुए हैं और प्रशांत झा जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। हम बात करेंगे, हम इस सेगमेंट में बात करना चाहते हैं कि एक बीजेपी के विकल्प के तौर पे रणनीति उभरी थी गठबंधन। वो इस चुनाव में
खारिज हुआ। नीतीश कुमार कहते हैं महागठबंधन नहीं बना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है कि क्या बीजेपी का विकल्प हमेशा गठबंधन की राजनीति में ही हो सकता है क्या विरोधियों के पास? कई बार लगता है कि ये विरोधियों के लिए एक सस्ता और आसान सा रास्ता हो गया है जो जनता अब समझ गई है। रवीश जी, आपकी बात से जो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि आप शायद गठबंधन की बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उल्टा कहता हूं, गठबंधन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन ये गठबंधन राजनीतिक दलों का नहीं था, ये गठबंधन जातीय समीकरणों का जो कहते हैं इंद्रधनुषी गठबंधन है। और ये गठबंधन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा। इस गठबंधन में देश हित सर्वोपरि है और गरीबों का हित सर्वोपरि है। आपने एक अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट दिया है ये कहते हुए कि गरीबों की सब बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं आपको आशा से ये कह रहा हूँ कि 2024 का जब चुनाव होगा तब गरीब शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 70 सालों में सिर्फ गरीब को बेचा गया है। और अब गरीबों की बात करके जब नरेंद्र मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है जब आगे चल रही है तो वो क्रियान्वयन के रूप में दिखा रही है, क्रियान्वित करेगी वो चीज़ें जिससे कि गरीब आश्रित न रहे, वो आत्मनिर्भर होकर गरीब की श्रेणी से बाहर निकलेगा। और 2024 का चुनाव, मैं 2019 का चुनाव नहीं कर रहा हूँ, 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें भारतीय परिदृश्य से जैसे पश्चिम में गरीब शब्द नहीं होता है, भारत में भी गरीब शब्द नहीं। अमेरिका में 15% लोग अभी भी गरीब हैं। नहीं तो गरीब की परिभाषा, प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी की परिभाषा, योजनाओं, गरीबी की परिभाषा बदलेगी। कहीं भी गरीबी समाप्त नहीं हुई दुनिया में। गरीब ये दो बात आपका महत्वपूर्ण है कि आप गरीब को ही नहीं रेखांकित कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं और हम करेंगे 2024-19। मतलब आप अपनी उस प्रतिबद्धता को छोड़ नहीं रहे हैं तब भी जब आपको जीत मिली है। सुरजेवाला जी, राहुल गांधी ने बार बार इस गरीब शब्द को उठाया और घेरने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता नहीं हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता के रूप में वही उभरे हैं। तो आपका गरीब नहीं चला और आपका गठबंधन की राजनीति नहीं चला। क्या आपको नहीं लगता कि इस आसान रास्ते को अब छोड़ देना चाहिए गठबंधन की राजनीति को? कोई मौलिक रास्ता, मौलिक मुद्दा और अपने भीतर परिवर्तन करना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ, अगर कोई उसे विकल्प की तरफ देखना भी है और दिखे भी तो वो थोड़ा नया लगे और विश्वसनीय लगे पहले से कहीं भी। रवीश जी, आप सबसे पहले तो पंजाब के साथ आप चर्चा कर रहे थे गोवा और मणिपुर की। मैं सिर्फ ये बता दूं कि गोवा और मणिपुर में भी पंजाब के साथ साथ यानी 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना पाएगी। अब ये लगभग स्पष्ट है और ये सबने मान भी लिया है। 2 प्रांत हम हारे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है। मेरे आदरणीय साथी को सबसे पहले मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को भी मुबारक, आदरणीय मोदी जी को भी मुबारक। ये सच है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने जो एक नई राजनीति का पदार्पण करने का प्रयास किया और 10 बिंदु विकास के लेकर